सौतेली कामवाली। मम्मी, अरे मम्मी कहाँ हो आप? अरे क्या है नालायक, क्यों शोर मचा रहा है? दिख नहीं रहा? सीरियल देख रही हूं मैं, और जब मैं टीवी देखूं ना मुझे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात तुम बाप बेटे दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन आदत खराब है। माँ शांति से 5 मिनट बैठ जाए, तुम दोनों को बर्दाश्त कहाँ है? पहले ये बताओ, ये बुआ का फोन बज रहा है पिछले 10 मिनट से, उठा क्यों नहीं रही हो? अब की बार बुआ ने मेरे फोन पर फोन कर दिया। बस इसीलिए नहीं उठा रही हूँ। बताया ना मेरा सीरियल चल रहा है। अगर अभी तेरी बुआ का फोन उठा लिया, आधे घंटे से पहले फोन रखेगी नहीं, ऊपर से ऐसी ऐसी जली कटी बातें करेगी, सारा मूड खराब हो जाएगा मेरा। तुझे अच्छी तरह पता है पूरे दिन में यही सीरियल देखती हूँ मैं, उसमें भी कोई ना कोई डिस्टर्ब करने चला ही आता है। अच्छा ऐसी बात है, चलो फोन उठाकर मैं ही बुआ को बता देता हूँ, मम्मी सीरियल देखने में बिजी है, आधे घंटे बाद कॉल कर देना। अरे इधर दे नालायक, 2 पैसे की अकल नहीं है तेरे अंदर? आया बड़ा, बुआ को बता देता हूँ। बड़बड़ाते हुए सरिता ने बेटे के हाथ से फोन दिया और अगले पल उसके तेवर ऐसे बदल गए जैसे किसी ने टीवी के रिमोट से चैनल बदल लिया हो। अरे जीजी कैसी हैं आप? कितने दिन हो गए आपसे बात ही नहीं हुई। और आपको एक बात बताऊं, कल रात से ना हिचकी आ रही थी मुझे। मैं तो नीरज के पापा से कह भी रही थी, देख लो मानो या ना मानो, जबलपुर वाली जीजी की याद आ रही है। अरे जब जब आप याद करती हो ना, मेरी तो हिचकियां बंद ही नहीं होती। अच्छा ऐसी बात है भाभी, फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? अरे 3 बार पूरा फोन बज बज के बंद हो गया, तब जाके नीरज के फोन पर फोन मिलाया। मेरा फोन आता है तो आपके कान में आवाज नहीं आती क्या? बस हिचकी ले लेकर ही काम चला लेती हो आप। हाँ बिना जीजी, मजाक करने की आपकी आदत गई नहीं। आपको तो पता ही है, दोनों बाप बेटे एक नंबर के निकम्मे और कामचोर है। एक काम में हाथ लगाकर कोई राजी नहीं है। अरे पूरे घर का काम खत्म करते करते आधा दिन बीत जाता है मेरा। अभी अभी याद आया, कई दिन से अचार पापड़ को धूप नहीं दिखाई, बस जीजी वही अचार पापड़ धूप में डालने छत पर गई थी, आपका फोन आया ना तो पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं कितना बिजी रहती हो आप। बस आप एक बात बताओ भाभी की बात बात पर मेरे भाई और भतीजे को निकम्मा कामचोर कहना अच्छा लगता है क्या? अरे पति परमेश्वर होता है और आप बात बात पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हो। अरे जीजी आप बिना बातों को दिल पर लगा लेती हो। अरे मैंने कब मना किया कि पति परमेश्वर नहीं है, लेकिन जो सच है वो है। अच्छा ये बताओ, आज आपको याद कैसे आ गई? मेरी कोई खास बात थी या ऐसे ही? हाँ भाभी खास बात है, तभी तो आपको फोन मिलाया है, वरना इतनी दोपहर में मुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा कि मैं फोन करके आपके आराम में खलल डालूं। अरे जीजी वो नीरज को ना कोचिंग जाना है, अभी फोन रख रही हूँ, अपने फोन से मिलाती हूँ, आप नाराज मत होना। हाँ कोई बात नहीं भाभी, मिला लो। फोन रखने के बाद पढ़ाई खत्म हो गई मेरी, नौकरी करता हूँ अब मैं। आप कुछ भी बोल देती हो, वो भी क्या सोच रही होंगी? अरे कुछ नहीं सोच रही तेरी बुआ, इतना दिमाग नहीं है तेरी बुआ के पास। और तुझसे कहा था ना मेरा सीरियल चल रहा है, बीच में बुआ का फोन मत उठा। तो भी पक्का अपनी बाप की औलाद है, मुझे परेशान किए बिना खाना कहाँ हजम होता है तुम दोनों का। सरिता ने एक बार फिर से अपना सीरियल चालू किया और टीवी के आगे बैठ गई। पूरे 10 मिनट में सरिता का सीरियल खत्म हो चुका था। सीरियल खत्म होने के बाद अरे लाओ भाई इनकी बुआ का फोन मिला ले, वरना मुंह फूल के कुप्पा हो जाएगा। सारी रिश्तेदारी में गाती घूमेगी, भाभी ने पलट के फोन नहीं किया। बताइए क्या कह रही थी जीजी आप? वो ना नीरज का फोन था, वरना ऐसे बीच में फोन ना काटती मैं आपका। वो मेरी सहेली है ना कमला, उसकी माँ की भांजे की फूफेरी बहन के देवर की लड़की जो है ना, वो भी आपके इंदौर में ही रहती है। अब उसकी जो काम वाली है ना, उसके देवर की लड़की की ननद को इस समय काम की जरूरत है। अब मेरे काम वाली शन्नो कहने लगी तो मैंने कहा हाँ भाई काम तो मिल ही जाएगा, काम मिलने में कोई परेशानी थोड़ी ना है। इंदौर शहर में ही तो भाई मेरी भाभी रहती है। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं अपनी भाभी से किसी को काम पर रखने के लिए कहूँ और भाभी इनकार कर दे। क्यों भाभी ठीक कहा ना? हाँ जीजी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये देवर की ननद की लड़की की बुआ जो कुछ भी है, उसको आप हमारे घर का ना एड्रेस दे देना। अब इतनी लंबी रिश्तेदारी तो मुझे याद रहेगी नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ, यहाँ आकर वो आपका नाम बताएगी तो मैं उसे काम पर रख लूंगी। बुआ जी ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद अरे मम्मी ये क्या? मम्मी की, फूफी की, चाची की, मामी की चल रहा था। कैसी कैसी रिश्तेदारी याद रखते हो आप लोग? यह सब तुम्हारी बुआ की कारस्तानी है। अब तुम्हें तो पता ही है,
तुम्हारी बुआ जी की बात इस घर में पत्थर की लकीर है। अगर वो रात को दिन कह देना तो हम सबको भी दिन ही कहना पड़ेगा। बेटा, दिमाग ज्यादा लगाने से कोई फायदा नहीं है। बुआ ने कह दिया उस रुक्मिणी को काम पर रखना है, मतलब रखना है, बस बात यहीं खत्म होती है। लेकिन मम्मी, आप तो काम वाली के हाथ का काम पसंद नहीं करती। अब पसंद आए या ना पसंद आए उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने तुझे बताया ना, बुआ जी ने कह दिया काम वाली रखनी है, मतलब काम वाली रखनी पड़ेगी। अगले दिन जैसे ही बुआ जी ने कहा था, रुक्मिणी काम की तलाश में सरिता के घर पहुंच जाती है। नमस्ते मेम साहब, वो मैं जबलपुर में रहने वाली शन्नो दीदी है ना, उनकी। अरे बस बस बस, मैं समझ गई। तुम ये रिश्तों की भूल भुलैया फिर से शुरू मत कर देना। वैसे भी कल से जब से जीजी ने तेरा रिश्ता बताया ना उस शन्नो के साथ, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। मुझे वैसे भी कौन सी कुंडली मिलानी है तेरे साथ। तू तो बस ये बता पैसे कितने लेगी और काम वगैरह करना आता है कि नहीं। अरे मैडम, काम इतना बढ़िया करके देगी आपको, आप जीवन में किधर भी चले जाओगे रुक्मिणी को भूल नहीं पाओगे। सच्ची बात बता रही मैं। और पैसे का क्या है मेम साहब, गरीब आदमी है, हमको कौन हमारी मेहनत का पूरा पैसा देता है। अब जितना देगी मैं काम चिल्ला लेगी। अरे तुझे क्या हम गरीबों का पैसा मारने वाले लोग लगते हैं? पूरा पैसा क्यों नहीं देंगे? 5,000 काम वाली का रेट चल रहा है तो 6,000 ले लेना, लेकिन काम मेरे मन का करके देना पड़ेगा। अरे ठीक है मेम साहब, मैं बिल्कुल चक्काचक काम करके देगी आपको। अच्छा चल ठीक है, तो ऐसा कर, पहले अपने हाथ की चाय पिलाकर दिखा, देखो तो कितना स्वाद है तेरे हाथ में। अरे इसमें क्या है, मैं अब भी आपको अपने हाथ की स्पेशल वाली चाय पिलाती है ना। इतना कहकर रुक्मिणी रसोई में चली जाती है। अभी रुक्मिणी को रसोई में गए हुए 2 मिनट हुए थे कि सरिता को उसकी आवाज सुनाई देती है। मेम साहब, आज मेरा पहला दिन है, एक बार आप अपने किचन के बारे में मेरे को थोड़ा बता देती तो सही रहता ना। अच्छा चल ठीक है, आ रही हूँ मैं, अभी तुझे बताती हूँ। सरिता रसोई में जाकर काम वाली रुक्मिणी को सब चीजों के बारे में समझा देती है। अब तो कर लेगी ना, अब मैं जाऊं? एक बात बोलेगी मेम साहब, बुरा नहीं मानने का। अरे कोई मेहमान भी घर पर आता है तो एक कप चाय बनाकर उसको देते हैं ना अपन लोग। मैं इतनी दूर से आई ली है, अब मेरे को ही चाय बनाने को बोल रही है। अब अपने हाथ की चाय पिला दो, फिर आपके हाथ की चाय पी के मेरे को पता चलेगा ना आप लोगों का टेस्ट कैसा है, वरना पहले इस दिन मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन हो जाएगा। इस काम वाले के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। जीजी भी पता नहीं कहाँ से छांट छांट कर काम चोर भेज देती हैं। अरे इतनी जुबान चलाने पर हमारे इंदौर की कोई और काम वाली होती तो कब का निकाल कर बाहर खड़ा कर देती। लेकिन क्या करूं, गले की हड्डी बन गई है ये काम वाली। इसे निकाल दूंगी तो जीजी का मुंह फूलकर गुब्बारा हो जाएगा। उन्हें तो यही लगेगा ना मैंने जानबूझकर उनकी भेजी हुई नौकरानी को काम पर नहीं रखा। हाँ ठीक है, बना लाती हूँ चाय। सरिता रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, तभी नौकरानी रुक्मिणी की आवाज सुनाई देती है। अरे मेम साहब, वो मैं क्या बोल रही थी, आज पहला दिन था, मेरे को एड्रेस मालूम नहीं था ना। सवेरे सवेरे जल्दी में कुछ खाए भी नहीं, अपने घर से निकल गई थी। बिस्कुट नमकीन नाश्ता वगैरह होगा ना घर पे? हाँ है तो बस लेकर आना, कुछ खा लेगी, चक्कर से आ रहा है खाली पेट। काम वाली रुक्मिणी को चाय नाश्ता कराने के बाद मेम साहब एक बात बोलेगी आपको, आपकी हाथ की चाय में ना वो स्वाद नहीं है। मैं चाय बनाकर पिलाएगी कल आपको। अभी मैं चलती है, वो क्या है ना, अपने मर्द को बोलकर नहीं आई थी आज काम के लिए रुकेगी, तो आज मैं जा रही है, कल सुबह समय से आ जाएगी। हाँ, चिंता न को करो। काम वाली के जाने के बाद, अरे मम्मी, आप क्यों रगड़ रगड़ कर बर्तन धो रही हो? आपने तो काम वाली रख ली थी ना, क्या वो आपकी शक्ल देखकर भागी क्या? हाँ बेटा, मैं तो चुड़ैल डायन हूँ, मुझे देखकर ही तो लोग भाग जाते हैं। ज्यादा बकवास ना कर, भाग नहीं गई, कल से आएगी काम पर। अरे उसे काम नहीं करना था तो यहाँ क्या चाय नाश्ता करने आई थी? कमाल करते हो मम्मी आप भी। अगले दिन सवेरे 6 बजे काम वाली रुक्मिणी सरिता के घर पहुंच गई थी। अब क्योंकि सरिता 6,000 दे रही थी काम वाली को, इसलिए सरिता ने भी आज काम करवाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली थी। झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग सब कराने के बाद अब उसे घर की साफ सफाई देखकर खुशी महसूस हो रही थी। चल ठीक है, 6,000 ले रही है तू, लेकिन काम भी ठीक ही कर रही है। तूने बढ़िया काम किया, मन खुश हो गया मेरा। बस आज इतना काम ठीक है, इसके अलावा कल आंगन और छत की धुलाई भी कर देना। हाँ क्यों नहीं मेम साहब,
2 मंजिला घर में झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग करवा के आपका मन नहीं भरेला है। अभी धुलाई भी कराएगी। काम वाली थोड़ी रखी है, बोतल को घिसकर जिन निकाला है ना, जो पूरा दिन आपके सामने जो हुकुम मेरे आका, जो हुकुम मेरे आका बोल के सर झुकाकर खड़ा रहेगा। क्या बोल रही है, हैं? जो बोलना है खुलकर बोलना, इतना तेज कान नहीं है भाई मेरे। कुछ नहीं मेम साहब, ठीक है, शाम को आएगी, अभी जा रही है। कुछ दिन बाद, रुक्मिणी देख रही हूँ, जब तू काम मांगने आई थी तब तो बोल रही थी घर के सारे कामों में हाथ बटाएगी, और अब झाड़ू पोछा करके ऐसे गोली की तरफ भागती है तू। ये ले सब्जी रखी है, इन्हें काट कर रखकर जाना। अब हर रोज का यही हो गया था। अभी तक बिना किसी मदद के अकेले घर संभाल रही सरिता को अब छोटे से छोटा काम खत्म करने के लिए भी रुक्मिणी की जरूरत पड़ने लगी थी। दूसरी ओर घर के पहाड़ जैसे काम को करते करते रुक्मिणी की हालत भी खराब होने लगी थी। एक दिन रुक्मिणी सरिता के यहाँ पहुंचती है। दीदी बहुत बड़ी खुशखबरी है, पहले मेरे को मिठाई खिलाओ फिर बताती है। रुक्मिणी की बात सुनकर सरिता उसके मुंह में मिठाई का टुकड़ा डाल देती है। किस मुंह से बताओ, मेरे को ना बड़ी शर्म आ रही है। कितने मुंह है भाई तेरे पास? एक ही मुंह है ना, इसी मुंह से बता दे। मैं ना प्रेग्नेंट है। हैं? तू तो कह रही थी तेरा पहले से एक लड़का है, अब दूसरा बच्चा नहीं करेगी? अरे मेम साहब, कही हुई सारी बातें किधर पूरी होती है। वैसे भी बच्चे तो भगवान की मर्जी से होते हैं, अगर भगवान को यही मंजूर है तो ठीक है। ठीक है, जो है सो है। चल अब जल्दी से काम में लग, पहले ही तो इतना लेट आ रही है। हाँ मेम साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमको किधर प्रेगनेंसी का छुट्टी मिलेगा, हमको तो काम करना ही पड़ेगा ना, चाहे कितनी कमजोरी लगे, सर घूमे, लेकिन हमको तो आते ही काम करना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, तो परेशान ना हो, अभी बाहर धूप से आई है ना, और फिर प्रेग्नेंट भी है। चल तू बैठ जा, तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, उसके बाद आराम से काम करना। सरिता रसोई में जाती है और चाय का बर्तन गैस पर चढ़ा देती है। मेम सब चाय बना रही है क्या? अरे नहीं, डॉक्टर ने ना मेरे को ज्यादा चाय पीने के लिए मना किया। ऐसा करो, गरम करके दूध ही दे दो, और ज्यादा देर तक भूखा रहना भी बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है ना। कुछ बना के रखे लाए क्या आपने? नहीं भाई, सुबह सुबह का नाश्ता तो तू ही बनाती है, मैं क्या बना के रखूंगी। चलो अच्छा ही चाहिए, कोई बात नहीं। ओ भैया को ताकत के लिए क्या देती है आप? मेरे को भी थोड़ा सा दे दो ना, दूध के साथ ले लेगी, मेरे बच्चे को भी ताकत आएगी ना। क्या कहा तूने? भैया को मैं काजू बादाम खिलाती हूँ, अब क्या तुझे भी काजू बादाम खिलाऊं? हाँ मेम साहब, आपका बच्चा बच्चा है, हम गरीब लोगों का क्या है, हमारे बच्चों के लिए कौन सोचता है। तू ये बात बात पर रोना धोना क्यों चालू कर देती है? ला रही हूँ। घी में फ्राई किए हुए काजू बादाम मखाने जो सरिता अपने बेटे को दूध के साथ खाने के लिए देती थी, अब उन पर रुक्मिणी की नजर लग चुकी थी। दोनों टाइम दूध और मेवे खाने के बाद रुक्मिणी हाय हाय करती उठती और 2-4 काम में हाथ लगाने के बाद फिर से सर पकड़कर बैठ जाती। एक दिन सरिता की पड़ोसन सरिता से मिलने के लिए आती है। तभी वो पड़ोसन को पानी दे रही थी कि रुक्मिणी चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। अरे अरे बहन जी, इसे क्या हो गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी काम वाली की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। 2-4 इंजेक्शन डॉक्टर लगाएगा, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाएगा ना, तो थोड़ी ताकत आ जाएगी। अस्पताल का नाम सुनते ही रुक्मिणी उठकर बैठ जाती है। अरे नहीं, इतना खर्चा कई को करने का कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना आंटी जी, मैं प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में ना काम की वजह से चक्कर आना, ये सब कौन सा बड़ा बात है। सरिता बहन, कुछ सोचना चाहिए आपको, वो बेचारी प्रेग्नेंट है और आप उससे घर में रगड़कर झाड़ू पोछा लगवा रही हैं। अरे भाई, ऐसा कौन सा पत्थर तोड़वा लिया है इससे हमने? और अगर इससे काम करने में तकलीफ हो रही है तो छुट्टी लेकर घर पर बैठे, हम अपने लिए दूसरी नौकरानी देख लेंगे। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी इसके साथ। बस इसीलिए ना मैं अपना तकलीफ किसी को बताती नहीं मेम साहब। अब आप बोल दिया कि मैं काम छोड़ दे और आप किसी और काम वाली को लगा लेंगी। वैसे भी मैं कौन सा आपकी सगी है, मैं तो सौतेली काम वाली है ना। आपके रिश्तेदार के कहने पर आपकी इधर रुकेली है। आपको वैसे भी मैं फूटी आंख सुहाती नहीं है। अपन काम वाली का क्या है, अपन का जिंदगी जैसा है। अरे भाई, फिर से रोना चालू कर दिया तूने। चल ठीक है, नहीं निकाल रहे तुझे काम से।
और ठीक है, कल से तुझे ज्यादा काम वाम करने की जरूरत नहीं है, काम मैं देख लिया करूंगी, तो बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख। हाँ, और वैसे भी मैं सोच रही थी तुम काम वालियां कितना कुछ करती हो हम लोगों के लिए। अब तेरे ऐसे वक्त में मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तेरे लिए कुछ करूं। बस उस दिन के बाद काम वाली रुक्मिणी इतना फैली कि उसके आगे रायता भी शर्मा जाए। मेम साहिब, वैसे तो आप लोग मेरा पूरा ख्याल रखती हो, लेकिन कल ही मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर बोला मेरी बॉडी में ना आयरन का कमी है। अनार सेब खजूर खाने को बोले लाए मेरे को। अब आपको तो पता ही चाहिए मेम साहब, मैं गरीब औरत, मैं की तरह से लाएगी इतना महंगा महंगा फल फ्रूट। अच्छा चल, तू परेशान मत हो, ये ले सेब अनार सब ला कर रखा है तेरे सामने, उसमें से खा ले। बस कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं, फिर एक दिन। अब मेम साहब क्या बताऊं आपको, आजकल ना मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द रहने लगा है। 6ठा महीना है ना, ऐसे में शरीर पर जोर तो पड़ता ही चाहिए। मेरे घर के पास एक दाई रहती है, उसको दिखाकर आई मैं, बोली कोई मालिश वाली लगा ले, थोड़ा तेल मालिश करेगी ना तो जोड़ों में मजबूती आएगी। अब हम गरीब लोग किधर से मालिश वाली लगाएंगे। मैं सोच रही लिए जबलपुर वाली चीची को फोन कर देती हूँ, वही कोई मालिश वाली का इंतजाम करती मेरे लिए। काम वाली रुक्मिणी जबलपुर में अपनी दीदी को फोन करती है और कुछ ही देर बाद बुआ जी का फोन सीधा सरिता के पास आता है। अरे सरिता, ये उम्मीद नहीं थी भाई मुझे तुमसे। भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, घर में किसी चीज की कमी है क्या? वो बेचारी ऐसी मुसीबत में पड़ी है, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा उसकी देखभाल कर लोगी तो। अरे बेचारी प्रेग्नेंट है, ऐसे टाइम पर तो किसी गैर को भी देखकर नजरअंदाज नहीं किया जाता। अरे जीजी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हम तो अपनी तरफ से पूरा ख्याल रख रहे हैं, किसी चीज की कमी रखी है क्या उसके लिए? दूध घी मेवे सब तो खा रही है हमारे घर में। आप कहे तो प्रॉपर्टी उसके नाम लिख दे। बस भाभी, यही सुनना बाकी रह गया था। अब क्या मेरी बात की इतनी भी वैल्यू नहीं रही घर में? बुआ जी को गुस्सा होता देख सरिता को तुरंत एहसास होता है कि उसने शायद कुछ गलत बोल दिया। अरे जीजी, आप तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल ले गई। देखिए, आप फिक्र मत करिए, आप यही चाहती है ना मैं उस रुक्मिणी का पूरा ख्याल रखूं, तो आप अब निश्चिंत हो जाइए। आपकी काम वाली को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं हूं ना, मैं देखभाल करूंगी उसकी। सरिता को काम वाली रुक्मिणी के लिए एक मालिश वाली भी लगवानी पड़ती है। रुक्मिणी बड़े आराम से 6000 महीने ले रही थी। उसके अलावा घी, दूध, फल, मेवे की दावत भी उड़ा रही थी। इतना ही नहीं, अब तो मालिश वाली से उसके दिन में 2 वक्त मालिश भी हो रही थी। रुक्मिणी को सरिता के घर आए 11 महीने बीत गए। ना तो 11 महीने में रुक्मिणी का पेट नजर आ रहा था और ना ही अभी तक बच्चा पैदा हुआ था। बस उसका मैं प्रेग्नेंट हूं ये राह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बस बहुत हो गया, आप चाहे जीजी बुरा माने या मुझसे रिश्तेदारी खत्म कर ले, इस काम चोर रुक्मिणी को अब मैं एक दिन और नहीं झेलने वाली। एक नंबर की झूठी औरत है। अरे हमने क्या बच्चे पैदा नहीं किया? सब सच झूठ उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है मुझे। गुस्से में सरिता अपनी ननद को फोन घुमाती है। सरिता की बात सुनकर बुआ जी अगले दिन की ट्रिप से इंदौर पहुंच जाती है। अरे कमबख्त नाच पीटी को देखो, कैसे मेरी भाभी का इतने महीनों तक तूने पागल बनाकर रखा। बेचारी भाभी पैसे भी दे रही है और तेरी सेवा भी कर रही है। खबरदार जो तूने 1 रुपया भी भाभी से मांगा तो। और भाभी 11 महीने मुफ्त की दावत उड़ाई है ना इसने। पूरे 24 महीने बिना पगार के काम करेगी, वरना अब भी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ इसकी। बोल, करेगी कि नहीं? अरे मेम साहिब, आप तो नाराज हो गए लाए। मैं कब काम करने के लिए मना करी? मैं तो सरिता मेम साहब के साथ मजाक कर रही थी, वरना ऐसा किधर होता है 11 महीने में बच्चा पैदा नहीं होगा। बस फिर क्या था, बुआ जी की गरजती हुई आवाज सुनकर चालाक बन रही रुक्मिणी एकदम सीधी हो जाती है और अगले 2 साल तक सरिता के घर बिना पगार के नौकरी करने के लिए तैयार हो जाती है।